Now refraction through glass slab. So this is page number 1 of today's study. Refraction through glass slab. Refraction through glass slab. इसमें lateral shift क्या होता है वो भी कैलकुलेट करेंगे हम. Refraction through glass slab. देखो ये कोई ग्लास स्लैब हमने कंसीडर किया और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है. ये एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब की थिकनेस T है और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब. म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा ग्लास स्लैब का. और दोनों तरफ के जो मीडियम है, दोनों तरफ के मीडियम एयर है. दिस इज एनी ग्लास स्लैब. अब सपोज यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आती है, ये भी एयर मीडियम है, इधर भी एयर मीडियम है और ये ग्लास है. और कोई रे ऑफ लाइट सपोज इस तरह से आ रही है एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती यहाँ पर, तो जो रे ऑफ लाइट है वो सीधे सीधे निकल जाती है ऐसे. दिस इज दियर ओरिजिनल पाथ. ये इसका ओरिजिनल पाथ होता रे ऑफ लाइट का अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती. बट ग्लास स्लैब में जब रे ऑफ लाइट आएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पे एंगल R बनेगा एंड दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल और सेकंड नॉर्मल ये है. तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे क्योंकि नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे. तो दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं और जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी तो हमने पैरेलल मीडियम के लिए पढ़ा हुआ है. तो जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा. जब ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस हियर. तो रे ऑफ लाइट का जो पाथ है दिस इज ओरिजिनल पाथ और ये इस पाथ को ये फॉलो करेगी. ठीक है, ये एक्चुअल पाथ होता. अगर मान लो ग्लास स्लैब नहीं होती यहाँ पर तो ये इस पाथ को फॉलो करती रे ऑफ लाइट. बट ग्लास स्लैब होने के कारण रे ऑफ लाइट इस पाथ को फॉलो करेगी. अब हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं. इसमें कुछ बेसिक कैलकुलेशन. ये बाउंड्री हो गई आपकी, दिस बाउंड्री इज PQ एंड दिस बाउंड्री इज RS. तो P से Q बाउंड्री के लिए जब आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे, कौन सी बाउंड्री के लिए, नाउ फॉर बाउंड्री PQ के लिए जब आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो 1 into sin I equals to mu into sin R. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये कौन सी बाउंड्री के लिए लगाया आपने, PQ. एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 into sin I equals to mu into sin R. ये हमने स्नेल्स लॉ लगा दिए. स्नेल्स लॉ किसके लिए लगाए हमने, अभी PQ बाउंड्री के लिए लगाए. अब RS बाउंड्री के लिए जब आप लगाओगे या SR बाउंड्री के लिए जब आप लगाओगे इसी को, तो लिखोगे म्यू इनटू साइन R. ये यहाँ से म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये इक्वल्स टू 1 इनटू साइन E. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये कंक्लूजन निकला, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I is equals to E. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों कैसे रहेंगे,
सेम रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मीडियम और ये मीडियम सेम है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को आप इस तरह से लिख सकते थे। और वैसे भी मैंने बताया था क्योंकि ग्लास स्लैब है तो आप ऐसा नहीं भी करते तो भी आप सीधे सीधे लिखते थे कि भाई पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप सीधे सीधे भी लिख सकते थे 1 into sin I equals to mu into sin R equals to 1 into sin E। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि I और E की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये लाइट, रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ और जो पाथ वो फॉलो कर रही है ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। Emergent ray is parallel to incident ray. This is incident ray and this is emergent ray. ये emergent ray है। Incident ray and emergent ray are parallel to each other. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब इतना जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर का, इतना डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैंने d लिख दिया, so therefore d is known as lateral shift। ये जो डिस्टेंस d है आपका ये lateral shift कहलाएगा। lateral shift, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है इमर्जेंट रे और ओरिजिनल रे के बीच का, उसको बोलेंगे हम lateral shift। This perpendicular distance is called lateral shift। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों रे के बीच का, इसको आप बोलोगे लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट हो गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई लेटरल शिफ्ट कितना है थिकनेस के टर्म पे, ये d की वैल्यू आपको निकालना है। तो सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c हियर। ठीक है, मैं इसको आगे तक ऐसा प्रोड्यूस कर दूं। आपको ये लेटरल शिफ्ट निकालना है कि भाई ये लेटरल शिफ्ट कितना आ रहा है। लेटरल शिफ्ट को आपको मेजर करना है। लेटरल शिफ्ट कितना है थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म पे आपको ये लेटरल शिफ्ट मेजर करना है। लेकिन इसका कैलकुलेशन और स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेटरल शिफ्ट हम कैसे निकालते हैं देखो अभी यहाँ पर। यहाँ पर का एंगल ये इतना एंगल अगर देखोगे, इतना एंगल ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू आई माइनस आर के बराबर रहेगा। ये अंदर का इतना एंगल, ये यहाँ पर का एंगल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये आई माइनस आर है। और इसको आप कैपिटल डी ले लो, इसको आपने कैपिटल डी ले लिया। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूं cos r की वैल्यू AD थिकनेस है डिवाइडेड बाय AB। तो व्हाट इज cos r हियर? cos r इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय AB। एंड व्हाट इज AB? AD is thickness divided by AB. This is given as equation number 3 here, cos r। और यहाँ पर से देखोगे तो साइन ऑफ आई माइनस आर, ये वाले ट्रायंगल पे देखो, ये वाले ट्रायंगल पे, ये राइट ट्रायंगल पे साइन ऑफ आई माइनस आर ये किसके इक्वल दिखेगा आपको? लेटरल शिफ्ट डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इसका AB है। दिस इज इक्वल्स टू AB। दिस इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। समझ गए? इतना समझ गए या नहीं? पूरा कैलकुलेशन देखो, दो ट्रायंगल जो मैंने बनाया उनको देखो और ये कैलकुलेशन देखो। cos r कौन से ट्रायंगल से देख रहे हो आप? cos r की वैल्यू ADB से, और i माइनस r के लिए आपने ट्रायंगल लिया ACB। तो cos r इज इक्वल टू थिकनेस अपॉन AB
एंड साइन ऑफ आई माइनस आर किसके इक्वल है, डी अपॉन ए बी। आपको लेटरल शिफ्ट चाहिए, मतलब डी की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से ये एलिमिनेट हो जाएंगे। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ये वैल्यू आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। कैसे एलिमिनेट होंगी देखो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। सर हाँ, एक बार लैटरल शिफ्ट के बारे में फिर से बताओ ना। लेटरल शिफ्ट का मतलब ये हो गया बेटा, ये है ओरिजिनल पाथ और ये इमरजेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये कैसे पता चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस कैसे हैं, सेम है। तो ओरिजिनल पाथ और इमरजेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, समझ गए। हाँ सर। ये ओरिजिनल पाथ हो गया ये वाला डॉटेड लाइन वाला, और ये इमरजेंट रे है। यहां से ये प्रूफ हुआ I इक्वल्स टू E से कि इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे का पाथ है, लेकिन इमरजेंट रे ये है। इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसी को बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। समझ गए, समझ गए अभी। हाँ सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए क्या, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिए। ओके, तो अब यहाँ पर इक्वेशन, ये पेज नंबर 2 पे अपन आएंगे। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। इस पे देखो 3 और 4 को अगर हम सॉल्व कर दें, नाउ इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। 4 से 3 को डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपके पास में, d डिवाइडेड बाय ए बी होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, t डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ I माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो गए। लेटरल शिफ्ट विल बी गिवन बाय थिकनेस इनटू साइन ऑफ I माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो इस फार्मूले से आप लेटरल शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ का फार्मूला लगाओगे तो ये साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप एंगल आर को निकाल सकते हो और फिर यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये कैलकुलेशन कर सकते हो। इस पे एक स्पेशल केस भी होता है। इस पे एक स्पेशल केस क्या है कि अगर एंगल बहुत छोटे हैं, if I is very small, ये स्नेल्स लॉ से लेके आपने, दिस इज स्नेल्स लॉ है ना, is very small। अगर I बहुत स्मॉल है then R is also very small, ये भी बहुत स्मॉल होगा। और अगर ये बहुत स्मॉल है तो म्यू की वैल्यू, अगर एंगल बहुत स्मॉल होते तो साइन आई नियरली आई बन जाएगा और साइन आर नियरली आर बन जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन, म्यू नियरली आपका आई अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू आपकी आई बाई आर हो जाएगा। और जो लेटरल शिफ्ट है ये लगभग लगभग टी इंटू साइन आई माइनस आर भी कितना बचेगा, आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर की वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल होता है तो कॉस आर की वैल्यू लगभग लगभग 1 होती है। तो लेटरल शिफ्ट का जो फार्मूला है ये वाला, ये रिड्यूस हो जाएगा थिकनेस इनटू आई माइनस आर के फॉर्म पे लगभग लगभग। तो आर को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आर को, आर की जगह पे आप आई अपॉन म्यू लिख सकते हो। So D can be written as T into I minus I upon mu।
लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड रहेगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा रहेगा, बहुत बहुत स्मॉल रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है तो लास्ट वाली कंडीशन, और d इक्वल्स टू टी इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन जो नीचे के केस हैं आपके, वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे एंगल, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री या उससे कम है, तो फिर आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, देख लो अभी इस पेज कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन देख लो। हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या इस पे? कैलकुलेशन देख लो अभी। तो लास्ट वाला केस एक और बार समझाना। देख, अगर एंगल स्मॉल रहेगा ना तो साइन आई लगभग आई बन जाएगा, और साइन आर क्या बन जाएगा, आर। कॉस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। स्मॉल एंगल के अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल के अप्रोक्सीमेशन याद है ना, थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा नियरली थीटा, कॉस थीटा नियरली 1, और टेन थीटा नियरली थीटा लिखा जाता है। समझ गए, स्मॉल एंगल के अप्रोक्सीमेशन पे। समझ गए? यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया क्या? सर हाँ सिल्वी बोलो। सर अगर एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है तो कॉस आर की वैल्यू एंगल रेडियन में आती है ना? हाँ, फिर रेडियन में लिखते हो फिर उसको आप। तो फिर तो 1 नहीं होती है ना? नहीं नहीं, 1 नहीं होती, रेडियन 1, कॉस आर की वैल्यू 1 ही मानी जाती है वहां पे। अगर एंगल बहुत छोटा है, मान लो 5 डिग्री या उससे कम है, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती, 1 होती ना। हाँ सर। कॉस जीरो कितना होता, 1 होता है ना। एंगल बहुत स्मॉल है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो कॉस 4 डिग्री भी लगभग लगभग 1 के बराबर मिलेगा, तो वो वैल्यूज है। और साइन आई नियरली आई लिखे हो तो वो रेडियन में है, साइन आर नियरली आर लिखे हो तो वो रेडियन में है। समझ गए? तो यस न्यूमरेटर सर। में भी रेडियन है, डिनोमिनेटर में भी रेडियन है, तो वो कन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हो जाएगा वहां पे। समझ गए? अभी म्यू इक्वल्स टू आई अपॉन आर। यस सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को? लेटरल शिफ्ट इस तरह से कैलकुलेट करोगे, डायरेक्ट हो जाएगा अभी, है ना। समझ गए? आगे बढ़ूं अब मैं? हेलो, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 2। हाँ, पेज नंबर 3 पे अपन आते हैं। पेज नंबर 3 देखो अभी, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के कारण ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्ट है, ये विदाउट प्रूफ में बताऊंगा, ये अपीरेंट डेप्थ से रिलेटेड है, बट मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान रखना। मान लो यहाँ पर ये एक ग्लास स्लैब आपने लिया, दिस इज एनी ग्लास स्लैब। ये एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस p है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। ठीक है, एंड यहाँ कहीं पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट जो नॉर्मल इंसिडेंट होगी वो सीधी सीधी चले जाएगी,
दूसरी रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही, ये P और ये Q है मान लो, तो जब ग्लास में जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी अभी यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी देन अगेन इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये फिर से नॉर्मल की तरफ आगे आएगी। तो अभी PQ के लिए इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी, और जब आप इस फेस से बाहर निकलोगे R और S से, देन जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ से इस तरह से बाहर आएगी, और ये यहाँ से इस तरह से बाहर आ रही है। अगर मान लो ऑब्जर्वर ये है, दिस इज द ऑब्जर्वर, तो उसको क्या लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट के आगे से आ रही है या पीछे से आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट पीछे से आ रही है। 1 मिनट, मैं रे डायग्राम को थोड़ा और ठीक कर दूं, 1 मिनट। हाँ, रे डायग्राम एक बार और। वहां पे जो फाइनल इमेज दिखती हमको सेकंड वाले फेज से, वो बिल्कुल आगे दिखती, इसलिए मैं डायग्राम दूसरा बना दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब की थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, स्पेस कम होता है, और ये एक रे ऑफ लाइट आप सीधी सीधी लोगे, दूसरी रे ऑफ लाइट आपने ऐसा लिया, ये वाली बाउंड्री पे जब जाएगी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से देख रहे हो आप तो ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। दिस इज फर्स्ट इमेज, ये कौन सी फेज से इमेज बन रही, PQ एंड देन RS। ये वाली इमेज कौन सी फेज से बनी है, PQ से। अगर आप ग्लास स्लैब के अंदर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लोकेटेड है। एंड फाइनली जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर पहुंचेगी, दिस इज RS, then again it bend away from the normal। तो अब I1 act as object for RS। तो I1, now this is for PQ, I1 act as object, I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, I1 act as object, I1 act as object for RS। RS फेज के लिए अब ये I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर मान लो हमारी I की पोजीशन यहाँ पर है, तो फाइनली हमें जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से लगेगी कि ये यहाँ से आ रही है, ये इस तरह से, ये वाले पॉइंट से आ रही। दिस इज द सेकंड इमेज। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। तो यहाँ से देखने पे आपको फील होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, यहाँ पर रखा है। और PQ के अंदर से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे ग्लास स्लैब के अंदर से, तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा लगेगा, आपको दूर लगेगा। ये कल जो मैंने अपीरेंट डेप्थ की कॉन्सेप्ट बताई थी उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अब हम शिफ्ट देख ले रहे हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट आपको यहाँ तक शिफ्टेड दिखेगा, D इधर आगे की तरफ। तो जब आप इससे देखोगे, नाउ फॉर दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट इज सीन as it is placed at I2 पे रखा हुआ लगेगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना शिफ्ट आ गया, D is given by T into 1 minus 1 upon mu। इतना शिफ्ट आपको इसकी पोजीशन में दिखेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया मैंने शिफ्ट का, जो कल हमने पढ़े थे अपीरेंट डेप्थ में, समझ गए। ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया बेटा मैंने शिफ्ट के लिए। आगे की तरफ ऑब्जेक्ट आपको आगे से आगे रखा हुआ लगेगा, I2 पोजीशन पे लगेगा। मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया विदाउट प्रूफ। आप इसको ध्यान रखना है,
तो हाँ बोलो सर I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर PQ होगा ना फिर तो? क्या बेटा? I1 PQ के लिए ऑब्जेक्ट करेगा ना? हाँ I1 PQ फेस के लिए है, नहीं I1 PQ फेस के लिए ऑब्जर्व इमेज बन रही है। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे अंदर से, जैसे ये वाले ऑब्जर्वर के लिए, सपोज अगर यहाँ कहीं पे ऑब्जर्वर है, दिस इज, इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा? I1 पे लगेगा, समझ गए? ये अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए, और दिस ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट इज अपीयर एट I1, और जब आप यहां से देख रहे हैं बाहर से, तो अब ये I1 इस फेस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ गए अभी कि नहीं? यहां से अंदर से देखोगे तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? I1 पे। दूर लगेगा ना, ये डेंसर मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम, ये एयर है ना यहाँ पर, दिस इज द एयर मीडियम, ये ग्लास है। तो जब आप ग्लास से एयर पे देखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? तो दूर दिखेगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? तो सर वहाँ पे PQ आएगा ना? यहाँ पे आपने लिखा है I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर RS, तो देखो वहाँ पे बेटा, ये PQ पी आना चाहिए। सरफेस के लिए I1 लिखा हूं मैंने, I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर RS। जब आप यहां से देख रहे हो, इसके बाहर से, इधर से, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए, ये चलो ऑब्जर्वर लिख दूं मैं, दिस इज ऑब्जर्वर 1 एंड दिस इज ऑब्जर्वर 2। सो I1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जर्वर 2, O2 के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझ गए? अभी समझ गए? वो फेस के लिए लिखा था मैंने यहाँ पे। और I1 ये किसकी इमेज है? ये कौन से वाले ऑब्जर्वर के लिए है? नाउ दिस इज फॉर O1, ये वाले ऑब्जर्वर के लिए I1 इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। और ऑब्जर्वर 2 की इमेज कहाँ पे बन रही है? I2 पे बन रही है। ऑब्जर्वर 2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है? I2 पे बन रही है। ठीक है? और सिंपल मैथमेटिक्स से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आप अगर लिखोगे तो मैं एक मिनट, ये वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दूं मैं यहाँ पे। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। नाउ फॉर ऑब्जर्वर 1, अगर आप ऑब्जर्वर 1 के लिए इक्वेशन लिखोगे तो ये डेंसर मीडियम है, और आप डेंसर मीडियम पे, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम पे है, तो ए से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस आएगा म्यू इंटू ए ओ लिखा जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये डिस्टेंस ए आई 1 इसके इक्वल रहेगा म्यू इंटू ए ओ। और ऑब्जर्वर 2 के लिए, अब आप रेयर मीडियम पे ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि डेंसर मीडियम पे है, तो ऑब्जर्वर 2 के लिए जो डिस्टेंस आएगा दैट इज बी आई 2 इज इक्वल्स टू ए आई 1 अपॉन म्यू लगेगा, सॉरी बी आई 1 इंटू अपॉन म्यू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इनको सॉल्व करने पे आपको ये लेट शिफ्ट मिलता है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेंगे। ए आई 1, कल जो अपीरेंट डेप्थ का फार्मूला पढ़े थे उसको देखो, उससे लिखा हूं मैंने ए आई 1 म्यू इंटू ए ओ, और ऑब्जर्वर 2 के लिए बी आई 2 है ना, अपीरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ, उसकी क्या रहेगी? बी आई 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। समझ गए? इनको सॉल्व कर लेना 1 और 2 को, तो बस अब यहीं से इसका प्रूफ भी हो जाएगा आपका। जो शिफ्ट है डी इक्वल्स टू टी इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो ग्लास स्लैब अगर बीच में रख देते हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्लास स्लैब की पोजीशन कहाँ पे है, डायरेक्ट आपको शिफ्ट इस तरह से करके लिख देना है। ठीक है? डायरेक्ट आपको शिफ्ट इस तरह से करना है। समझ गए? ये आगे बढ़ूंगा मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए? आगे बढ़ूंगा मैं। हेलो, यस सर।
सर हाँ एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दो। ठीक है, देखो आप रियल ऑब्जर्वर कौन है? O2। रियल ऑब्जर्वर कौन है? O2 है रियल ऑब्जर्वर, है ना? यस सर। थोड़ी देर के लिए अपने आप को ग्लास स्लैब के अंदर मान लो कि आप ग्लास स्लैब के अंदर हो, मतलब ओवन बन जाओ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप ग्लास स्लैब के अंदर हो, आप ओवन बन जाओ और ओवन बनकर आप ऑब्जेक्ट को देखो, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा? I1 पे, मतलब इमेज I1 पे बनेगी, दूर बनेगी, क्योंकि आप डेंसर मीडियम पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? रेयरर मीडियम पे। समझ गए अब? यस सर। कल जो फार्मूला पढ़े थे, कल के फार्मूले हैं साथ में, कॉपी खोलो। ओके देन आगे बढ़ते अपन पेज नंबर 4 पे आते, है ना? पेज नंबर 4 पे यहां तक समझ गए सभी लोग? यहां तक समझ गए? पेज नंबर 4 पे जाऊं अब मैं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन। एक और केस है इस पे। ये डाइवर्जेंट लाइट के लिए है ऐसा। अगर मान लो रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है, तब भी आप ये कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हो। नाउ पेज नंबर 4, और कन्वर्जेंट रे, ये ग्लास स्लैब हमने लिए फिर से, दिस इज थिकनेस T। कोई रे ऑफ लाइट सीधी सीधी अगर आ रही है तो ये तो सीधी ही जाएगी, है ना, इस तरह से। और एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो यहाँ पर मिलती, लेकिन ग्लास स्लैब होने के कारण यहाँ पर रे ऑफ लाइट थोड़ी सी ये इधर पे आएगी, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड अगेन इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी फाइनली। तो जो रे ऑफ लाइट है, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो यहाँ पे कन्वर्ज होती, अदरवाइज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये D इज अगेन 1 माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू के इक्वल आएगा। तो ये कन्वर्जेंट रे के लिए भी शिफ्ट आपको इसी तरह से लिखना है, डाइवर्जेंट रे के लिए भी आपने इसी तरह से लिखा है, तो कन्वर्जेंट रे के लिए भी शिफ्ट आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है, ग्लास स्लैब के कारण। तो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ड्यू टू ग्लास स्लैब, ये इसी तरह से आएगा। तो जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जाती है उसी डायरेक्शन पे शिफ्ट होता है, ऐसा याद रखो आप लोग, ठीक है? जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जाती है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, इसको ऐसे ही याद रखना है। हो गया? अभी ये एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन जिसमें ग्लास स्लैब को हम मिरर के साथ में रख देते हैं और फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक, पेज नंबर 5 अब। देखो एक क्वेश्चन ये बना दिया मैंने, मान लो ये एक ग्लास स्लैब हमने लिए और ग्लास स्लैब में ये P Q
एंड दिस इज आर एस। ये वाली फेस को आपने सिल्वर कर दिया, मतलब मिरर बना दिए, और इसकी थिकनेस टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 3/2 मैंने ले लिया, एंड ग्लास की थिकनेस सपोज मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर की है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रख दिया है। दिस इज एनी ऑब्जेक्ट जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये वाली फेस से ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। इमेज बताना इस ऑब्जेक्ट की कहां पर बनेगी, समझ गए क्वेश्चन? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बताना है कहां पर बनेगा। अरे समझ गए? आरएस मिरर बन गया, प्लेन मिरर। सामने आपने ग्लास स्लैब फिट कर दिए 4 सेंटीमीटर विड्थ की, और पीक्यू फेस से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज बताना है कहां पर बनेगी। सोचो थोड़ा कैसा करोगे। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, सीधा सीधा। ये प्लेन मिरर है, अगर मान लो आप यहां से देख रहे हो तो ये वाला जो फेस है इसका ये इधर कहीं दिखेगा, मतलब आपको लगेगा कि मिरर यहाँ कहीं पर है। इतना शिफ्ट हो जाएगा मिरर, दिस इज आर डैश एस डैश, आपको ये लगेगा कि मिरर यहाँ पर है। you feel that RS is at R dash S dash, यहाँ पे लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि मिरर यहाँ पे रखा हुआ। तो अब आपको बेटा ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना कितना आएगा। तो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज का डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस आपका x है, तो यहाँ से जो इमेज बनेगी पीछे ये x प्लस 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? प्लेन मिरर के लिए इमेज की कॉन्सेप्ट जो थी, प्लेन मिरर के लिए आपको ये लगेगा कि मिरर यहाँ पर नहीं है, मिरर यहाँ पे है, शिफ्ट हो गया ग्लास स्लैब के कारण। तो इमेज यहाँ से इतने ही डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बनेगी। तो सबसे पहले आप d कैलकुलेट कर लो, d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन 3/2। तो सॉल्व करोगे, दिस इज 4 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 2/3, सो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 3। एक काम करते हैं ना, इसको भी कुछ और ऐसी वैल्यू ले ले अपन, इसको भी 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है? तो हमारा राउंड फिगर में आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा? अगर ये इतना 1 सेंटीमीटर आ गया तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बचेगा। तो ये इमेज कितने डिस्टेंस पे देखेगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 8 है, तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे ये वाले डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, दिस इज s। तो s की वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज 8 सेंटीमीटर माइनस इतना डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर एस से पीछे 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। देख लो, समझ गए? समझ गए या नहीं? कैलकुलेशन देखो, अरे समझ गए या नहीं? आ गए, सो गए क्या सभी बच्चे सो गए क्या? 7.34, अच्छा पहले निकाला था क्या? ये समझ गया? अभी मैंने डेटा चेंज कर दिया था, थिकनेस 3 ले लिया, तो हमारे आंसर वेदांत समझ गया? हाँ सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते अभी, ये तो प्लेन मिरर के लिए हो गया। एक और क्वेश्चन करते जिसमें हम कॉन्केव मिरर लेके करते हैं, उसको कैसे करना है, ठीक है? देखो अभी
हो गया, ये मिटा दूं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। अब मिटा दूं इसको, मिटा दूं। यस सर। अभी पेज नंबर 6 पे देखो, अगर मान लो मैं ग्लास स्लैब को कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं, पर इमेज कहाँ पे बनेगी? नाउ पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 देखो अभी ना। सपोज दिस इज एनी कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो फोकस है, फोकल लेंथ सपोज ये 10 सेंटीमीटर का है, और एक ग्लास स्लैब मैंने यहाँ पर रख दिया। ये एक ग्लास स्लैब मैंने यहाँ पर रख दिया है। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर इसलिए लिए कि अभी शिफ्ट का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वही कैलकुलेशन चलेगा हमारा। ओके, तो ये 3 सेंटीमीटर थिकनेस की ग्लास स्लैब है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ये मिरर से, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है। ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिख सकते हो आप, दिस इज एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। थर्टी वन, ये यहाँ से पोल से कितने डिस्टेंस पे है? ये 31 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? इसकी फाइनल इमेज कैसी बनेगी वो बताना हमको। तो कितने इवेंट हो रहे हैं ये सोचो पहले। पहली बार रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी, ग्लास स्लैब को पार करेगी, है ना? अरे ग्लास स्लैब को पार करेगी ना पहली बार रे ऑफ लाइट। ये ग्लास स्लैब को पार करते हुए जाएगी ना भाई। जब ये रे ऑफ लाइट पहली बार ग्लास स्लैब को पार कर रही है, तो आपको ये लगेगा कि ये यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ से लगेगी ना आपको। ये इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी पहली बार I1 पे, और यहाँ पे पहुंचेगी। अब दूसरी बार फिर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में रे ऑफ लाइट फिर वापस आएगी लौट कर, तो फिर से यहाँ से ये डेविएट होते हुए आगे कहीं जाएगी, हमें नहीं पता कहाँ पे। तो दिस इज द फाइनल इमेज। मतलब कितनी बार इवेंट हो रहे हैं? एक बार जाने के लिए शिफ्ट होगा रे ऑफ लाइट को, और एक बार वापस आने के लिए शिफ्ट होगा। रे ऑफ लाइट जब यहां से एंटर करेगी तो एक बार रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस पे, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो 3 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट में। नाउ फॉर रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट में 3 इवेंट हो रहे हैं। पहली बार क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन मिरर से, ये ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और फाइनली फिर से रिफ्लेक्शन होगा एक बार और, रिफ्लेक्शन ये अगेन ग्लास स्लैब से। तो 3 इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं। एक बार जब जाएगी रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब को पार करेगी, तो पहले शिफ्ट हो जाएगी उसकी पोजीशन, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, एक फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो फिर से ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी सॉरी। तो 3 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट के। तो सबसे पहले ग्लास स्लैब के लिए जो शिफ्ट आएगी इसकी पोजीशन, नाउ सो देयरफॉर शिफ्ट इन पोजीशन t into 1 minus 1 upon mu, ये दोनों केस के लिए यही रहेगा, दैट इज 3 सेंटीमीटर 1 minus 3/2,
और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आंसर आएगा शिफ्ट का। तो मिरर से जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर लगेगा आपको। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पहली बार दिस इज 1/-10 1/v प्लस 1/u कितना लगेगा आपको इसके लिए। सो देयरफॉर u इज 30 सेंटीमीटर 31 - 1 30 सेंटीमीटर पे लगेगा। सो दिस इज -30 और जब इसको सॉल्व करोगे फाइनली 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10 एलसीएम आ गया 30 v माइनस 1 - 3 -2/30। तो इसको सॉल्व करने पे भी कितना आ गया आपका -15 सेंटीमीटर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लगेगा कि 15 सेंटीमीटर पे है, लेकिन 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और, ये 30 दिख रहा था और आपको ये कितने पे दिख रहा है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। तो 1 सेंटीमीटर और आपको ये आगे लगेगी। बट यहाँ पे ध्यान रखना, ये इसको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे रखी है ग्लास स्लैब। अगर ये ग्लास स्लैब मान लो 15 सेंटीमीटर पे ही आ गई तो इमेज यहीं रहेगी, और अगर ये ग्लास स्लैब 15 सेंटीमीटर के इधर है तो 1 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ये ग्लास स्लैब इधर कहीं पे रहेगी तो एक ही बार में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब की पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर रखी हुई है। तो मैं इसकी पोजीशन को ऐसा कुछ कर देता हूं कि ये पोजीशन इधर कहीं पे है, ग्लास स्लैब की पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि इसकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपने ग्लास स्लैब को कहाँ पे रखा हुआ है। तो फाइनली यू विल गेट द इमेज कि कहाँ पे आ रही है। जो फाइनल इमेज है आपको यहाँ कहीं पे दिखेगी। ठीक है, तो अगर ग्लास स्लैब इधर कहीं पे रखा हुआ है तो जो फाइनल इमेज है v डैश आपको 15 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर पे दिखेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर ग्लास स्लैब 15 से ऐसा कुछ आ रहा है कि भाई जो फाइनल इमेज बन रही उसी के बीच में आ गया तो एक ही बार शिफ्ट होगा, और अगर ये इधर कहीं पे रहेगी और इमेज पहली पड़ गई, मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में अगर वो पहले ही कन्वर्ज हो गई तो फिर 2 बार आपको शिफ्ट नहीं करना है, एक ही बार शिफ्ट करना। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, खासकर मिरर वाले, जो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर वाले, कि भाई ग्लास स्लैब आपने कहाँ पर रखा है, उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक बार तो हो ही जाएगा, एक बार रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। अब आपको देखना है कि दूसरी बार रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहां पर बन रही है। समझ गए, समझ गए इसको या नहीं। हेलो, नीट वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, ये नीट वाले बच्चों को करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए है, वो भी खास। ठीक है, सिर्फ जेई वालों के लिए है, नीट वाले बच्चों के लिए इसका प्रीवियस केस सफिशिएंट था, बट ये केस पे आपको नहीं जाना है नीट वालों को। ठीक है, हेलो, नीट वालों को इस केस पे नहीं जाना है, इसके सिंपल से केस हो जाते नीट वालों के। तो ग्लास स्लैब की पोजीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती। क्या बताया मैंने, समझा कि नहीं? अरे क्या बताया मैंने, समझा या नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, जो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बन रही, v की वैल्यू कहाँ पे आ रही, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ गए। अगर ग्लास स्लैब को आप ऑब्जेक्ट के पीछे रख दोगे तो ये कोई मतलब का ही नहीं है, फिर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इतनी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 केस बन जाते हैं, ग्लास स्लैब की पोजीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन प्लेन मिरर वाले केस में ग्लास स्लैब की पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सीधे सीधे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्टिंग के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये बेसिक टॉपिक है, ये तो ठीक है क्वेश्चन होते हैं, बट कल जो हम पढ़ने वाले दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल जो हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे, ठीक। ओके, और डाउट वाले बच्चे 6:30 बजे रहना, 6:30 बजे मैं डाउट बताऊंगा विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड से, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हो गया सर।